वेलकम टू आवर चैनल टारगेट फॉर जुडिशरी। आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 11। चैप्टर 11 में सेक्शन 157 तक कंप्लीट किया जा चुका है। आज हम देखते हैं सेक्शन 158। 158 बात करता है स्थानीय अन्वेषण के लिए निर्देश देने और विशेषज्ञ की परीक्षा करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति, यानी कि पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू डायरेक्ट लोकल इन्वेस्टिगेशन एंड एग्जामिनेशन ऑफ एन एक्सपर्ट्स। इसमें कहा गया कि पहला जो बात करता है वो कहता है मजिस्ट्रेट धारा 156 या धारा 157 के अधीन, यानी कि सेक्शन 156 क्या बात करता है कि जहां लोक अधिकार के अस्तित्व से इनकार किया जाता है वहां का क्या प्रोसीजर है। और सेक्शन 157 बात करता है कि जहां पर 152 के अधीन कोई ऑर्डर दिया गया है वहाँ रीज़न बताने के लिए, यानी कि कारण दर्शित करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा उसकी बात करता है। यानी कि मजिस्ट्रेट धारा 156 या धारा 157 के अधीन किसी जांच के प्रयोजन के लिए, यानी कि किसी इंक्वायरी के पर्पस के लिए, फर्स्ट कहता है ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वह ठीक समझे स्थानीय अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश दे सकता है, यानी कि डायरेक्शन दे सकता है। दूसरा कहता है कि किसी विशेषज्ञ को समन कर सकता है, यानी कि जो एक्सपर्ट्स हैं जो कि हम एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं, तो उसे कहता है कि किसी विशेषज्ञ को समन कर सकता है और उसकी परीक्षा कर सकता है, यानी कि एक्सपर्ट को समन किया जाना और उसका एग्जामिनेशन किया जाना। ये बात करता है सेक्शन 158। इन शॉर्ट 158 ये कहता है कि लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन देना है या फिर विशेषज्ञ की परीक्षा करनी है, यानी जो एक्सपर्ट है उनका एग्जामिनेशन किया जाना है। किसके थ्रू किया जाएगा? मजिस्ट्रेट के थ्रू किया जाएगा, यानी कि मजिस्ट्रेट की पावर होती है कि वो लोकल इन्वेस्टिगेशन कर सके और एक्सपर्ट्स को एग्जामिन कर सके, जो कि मजिस्ट्रेट जो है धारा 156 या 157 की जो इंक्वायरी है उसके पर्पस के लिए क्या करेगा? ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसे वह ठीक समझे लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्शन दे सकता है और जो एक्सपर्ट है एक्सपर्ट्स को सम्मन किया जा सकता है और उसकी परीक्षा की जा सकती है। सेक्शन 159 बात करता है मजिस्ट्रेट की लिखित अनुदेश आदि देने की शक्ति, यानी कि पावर ऑफ मजिस्ट्रेट टू फर्निश रिटन इंस्ट्रक्शंस, यानी कि रिटन में इंस्ट्रक्शन देने की पावर है सेक्शन 159 में। किसको है? मजिस्ट्रेट को है। सब सेक्शन फर्स्ट कहता है जहां मजिस्ट्रेट धारा 158 के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा स्थानीय अन्वेषण किए जाने के लिए निर्देश देता है वहां मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को ऐसे लिखित अनुदेश दे सकते हैं, यानी कि रिटन में ऐसा कोई डायरेक्शन दे सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। दूसरा कहता है यह घोषित कर सकता है, यानी कि यह डिक्लेयर कर सकता है कि स्थानीय अन्वेषण का सब आवश्यक व्यय या उसका कोई भाग किसके द्वारा किया जाएगा। सेकेंड पॉइंट कहता है कि ऐसे व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है, यानी कि जो ऐसे व्यक्ति की जो रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट को एज ए एविडेंस रीड किया जाएगा। सबसेक्शन थर्ड कहता है कि जहां मजिस्ट्रेट धारा 158 के अधीन किसी विशेषज्ञ को सम्मन करते हैं, यानी कि 158 के तहत यदि किसी एक्सपर्ट को सम्मन किया जा रहा है या फिर उसकी परीक्षा करता है वहाँ मजिस्ट्रेट निर्देश दे सकते हैं, यानी कि वहाँ पर मजिस्ट्रेट जो है ये डायरेक्शन दे सकता है कि ऐसे सम्मन करने और परीक्षा करने के खर्चे किसके द्वारा दिए जाएंगे। यानी कि 159 में जहाँ पर वो मजिस्ट्रेट जो है रिटन में डायरेक्शन दे रहा है तो वहाँ पर जो सेक्शन 158 के तहत जब जो है एक्सपर्ट को सम्मन किया गया है या फिर उसको एग्जामिन किया जाना है तो फिर यहाँ पर जो है मजिस्ट्रेट ये डायरेक्शन दे सकता है कि जो परीक्षा करने का या जो सम्मन करने के जो खर्चे हुए हैं वो किसके द्वारा दिए जाएंगे। सेक्शन 160 कहता है आदेश अंतिम कर दिए जाने पर, यानी कि जब ऑर्डर है ऑर्डर को फाइनल कर दिए जाने पर उसकी प्रक्रिया क्या होगी, यानी कि प्रोसीजर क्या होगा, और यदि जो ऐसा फाइनल जो ऑर्डर है उसका क्या किया जा रहा है? अवज्ञा किया जा रहा है, यानी कि उसको नहीं माना जा रहा है, तब डिसओबीडेंस किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में उसका क्या परिणाम होगा। तो सबसेक्शन फर्स्ट कहता है जब धारा 155 या धारा 157 के अधीन आदेश अंतिम कर दिया जाता है, यानी सेक्शन 155 और 157 के तहत 155 क्या कहता है कि जहां धारा 154 का अनुपालन करने में असफलता के लिए शास्ति, यानी कि सेक्शन 154 के तहत जो अनुपालन करने में, यानी कि जो उस प्रोसीजर है उसको फेल रहता है उसकी कंडीशन को पूरा करने में, तो वहाँ पर पेनल्टी दी जाती है। 155 ये बात करता है। और सेक्शन 157 कहता है कि जहाँ पर सेक्शन 152 क्या कहता है कि पब्लिक न्यूसेंस की बात करता है, तो जहाँ पर पब्लिक न्यूसेंस के लिए हटाने के लिए कोई ऑर्डर दिया गया है वहाँ किसी को रीज़न बताना है, तो रीज़न यानी कि कारण दर्शित करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा इसकी बात करता है सेक्शन 157। यानी कि जब धारा 155 या धारा 157
के अधीन आदेश अंतिम कर दिया जाता है तब मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया है उसकी सूचना देगा और उससे यह भी अपेक्षा करेगा कि वह उस आदेश द्वारा निर्दिष्ट कार्य इतने समय के अंदर जितना सूचना में नियत किया जाएगा, यानी कि जितना भी नोटिस में नियत किया जाएगा, और उसे इतला देगा कि अवज्ञा करने पर वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 द्वारा उबंधित शास्ति का भागी होगा। यानी कि यदि इसका जो फाइनल ऑर्डर दे दिया गया है मजिस्ट्रेट के थ्रू 155 या 157 के तहत फाइनल ऑर्डर दिया जा चुका है और कोई व्यक्ति जो है ऐसे ऑर्डर की अवज्ञा कर रहा है, तो वो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा जो है 223 द्वारा जो है पेनल्टी उसको दी जाएगी, यानी पनिशमेंट होगा उसको सेक्शन 223 के तहत। सब सेक्शन 2 कहता है यदि ऐसा कार्य नियत समय के अंदर, यानी कि जो ऐसा कार्य है वो जो पर्टिकुलर टाइम है उसके अंदर नहीं किया जाता है तो मजिस्ट्रेट उसे करा सकता है और उसके किए जाने में हुए खर्चों को किसी भवन, माल या अन्य संपत्ति के जो उसके आदेश द्वारा हटाई गई है, विक्रय द्वारा या ऐसे मजिस्ट्रेट की स्थानीय अधिकारिता के भीतर या बाहर स्थित उस व्यक्ति की अन्य जंगम संपत्ति के, यानी कि मूवेबल प्रॉपर्टी के करस्तम और विक्रय द्वारा वसूल कर सकता है। यानी कि जो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको सेल द्वारा जो है ऐसे जो खर्चे होंगे उसको वसूल किया जा सकता है। और यदि ऐसे अन्य संपत्ति ऐसी अधिकारिता के बाहर है, यानी कि जो मजिस्ट्रेट का लोकल जुडिक्शन है उसके बाहर है, तो उस आदेश से ऐसी कुर्की यानी कि अटैचमेंट और सेल तब प्राधिकृत होगा। मतलब जब जो है कि उसका उसके आउटसाइड ऑफ जुडिक्शन है तो ऐसे प्रॉपर्टी का अटैचमेंट या उसका सेल किया जाने के लिए कब प्राधिकृत होगा, जब वह उस मजिस्ट्रेट द्वारा प्रस्थापित कर दिया जाता है, यानी कि जब वो ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा इंडोर्स कर दिया जाता है जिसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर कुर्क की जाने वाली संपत्ति पाई जाती है, यानी कि जिसकी लोकल जुडिक्शन के अंदर जो है ऐसी जो प्रॉपर्टी पाई जाती है और ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा इंडोर्स कर दिया जाता है, तब आउटसाइड ऑफ जुडिक्शन मजिस्ट्रेट जो है ऐसी प्रॉपर्टी के लिए अटैच और सेल करने के लिए ऑथराइज हो जाता है। ये बात करता है हमारा सेक्शन 160। सेक्शन 161 कहता है जांच के लंबित रहने तक व्यादेश, यानी कि जो सेक्शन 152 का ऑर्डर दिया गया है, 152 का ऑर्डर क्या कहता है, लोक न्यूसेंस को हटाने के लिए ऑर्डर दिया जाना, यानी कि न्यूसेंस हटाने के लिए कंडीशनल ऑर्डर, सशस्त्र आदेश, उसकी बात करता है। तो जब ऐसा आदेश दिया गया है वो ऐसी जो जांच है वो पेंडिंग में है, यानी कि जांच के लंबित रहने तक क्या किया जाएगा, व्यादेश दिया जा सकता है, इंजेक्शन पास किया जा सकता है। ये बात करता है सेक्शन 161। यदि धारा सबसेक्शन फर्स्ट कहता है यदि धारा 152 के अधीन आदेश देने वाला मजिस्ट्रेट यह समझता है कि जनता को आसन खतरे या गंभीर किस्म की हानि का निवारण करने के लिए तुरंत उपाय किए जाने चाहिए, तो वह उस व्यक्ति को जिसके विरुद्ध आदेश दिया गया था ऐसा व्यादेश देगा जैसा उस खतरे या हानि को मामले का अवधारण होने तक दूर या निवारित करने के लिए अपेक्षित हो, यानी कि जैसा भी हो आसन खतरे को निपटाए जाने के लिए तुरंत जो है कि उपाय किए जाने ज़रूरी है, तो फिर ऐसा ऑर्डर दिया जा सकता है उनके विरुद्ध, यानी कि ऐसा व्यादेश देगा जैसा खतरे या हानि को मामले का अवधारण होने तक दूर या निवारित करने के लिए अपेक्षित हो, तो इंजेक्शन पास किया जा सकता है यहाँ पर। सबसेक्शन 2 कहता है यदि ऐसे व्यादेश के, यानी कि जो ऐसा इंजेक्शन पास किया गया है, और इंजेक्शन जो है हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो टेम्परेरी होता है, एक परमानेंट नेचर का होता है। यानी कि सबसेक्शन 2 कहता है यदि ऐसे व्यादेश के तत्काल पालन में उस व्यक्ति द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है, यानी कि जब इंजेक्शन पास किया गया है तो और अर्जेंट उसका पालन किया जाना है, और अर्जेंट पालन में कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उसका डिफ़ॉल्ट कर रहा है, व्यतिक्रम किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट स्वयं ऐसे साधनों का उपयोग कर सकता है या करवा सकता है जो वह उस खतरे को दूर करने या हानि का निवारण करने के लिए ठीक समझे। सबसेक्शन 3 कहता है मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन सद्भावपूर्वक की गई किसी बात के बारे में कोई वाद ना होगा, यानी कि जब कोई सेक्शन 152 के तहत कोई ऑर्डर दिया गया है और ऑर्डर के पेंडिंग रहते हुए में कोई इंजेक्शन पास किया गया है और वो इंजेक्शन जो है किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा गुड फेथ में किया जाता है, तो ऐसी कार्रवाई के खिलाफ जो है उसके विरुद्ध जो है, मतलब ऐसे मजिस्ट्रेट के विरुद्ध जो है कोई वाद ना होगा। ये बात करता है सबसेक्शन 3। सेक्शन 162 कहता है मजिस्ट्रेट लोक न्यूसेंस, यानी जो पब्लिक न्यूसेंस है 152 की, उसकी रिपीटेशन कर रहा है कोई व्यक्ति, यानी कि पुनरावृत्ति कर रहा है या उसे चालू रख रहा है, तो चालू रखने का प्रतिषेध कर सकता है, यानी कि प्रोहिबिट कर सकता है मजिस्ट्रेट। इसमें कहता है कोई जिला मजिस्ट्रेट, यानी कि डीएम, उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार या जिला मजिस्ट्रेट, कौन कौन आता है, डीएम, एसडीएम या स्टेट गवर्नमेंट
द्वारा या फिर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऑथराइज किया गया कोई अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त यानी कि पुलिस कमिश्नर किसी व्यक्ति को आदेश दे सकता है, यानी किसी भी पर्सन को क्या ऑर्डर दे सकता है कि वह भारतीय न्याय संहिता 2023 में या किसी अन्य विशेष या स्थानीय विधि में यथा परिभाषित लोक न्यूसेंस की ना तो पुनरावृत्ति करेगा और ना उसे चालू रखेगा। यानी कि जो पब्लिक न्यूसेंस है, पब्लिक न्यूसेंस को ना तो वो रिपीट करेगा और ना उसको जो है कि चालू रखेगा। ऐसा कौन ऑर्डर दे सकता है? ऐसा ऑर्डर जो है डीएम दे सकता है, एसडीएम, स्टेट गवर्नमेंट या डीएम के द्वारा ऑथराइज किया गया कोई भी कार्यपालक मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस कमिश्नर। ये इस तरीके से प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मजिस्ट्रेट द्वारा जो है पब्लिक न्यूसेंस की जो रिपीटेशन ना करने का ऐसा ऑर्डर कौन कौन दे सकता है। तो उस कंडीशन में हमें याद रखना पड़ेगा कि डीएम, एसडीएम या स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ऑथराइज किया गया कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो या फिर पुलिस कमिश्नर हो, यानी कि पुलिस आयुक्त। सेक्शन 163 बात करता है न्यूसेंस या आशंकित खतरे के अर्जेंट मामले में आदेश जारी करने की शक्ति। ये है हमारे अर्जेंट मामले, और जो कि सेक्शन जो है कि हमारा 144 में था पहले सीआरपीसी में, और अब है सेक्शन 163 में। सबसेक्शन फर्स्ट कहता है उन मामलों में जिनमें जिला मजिस्ट्रेट या उपखंड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषता सशक्त किए गए किसी अन्य कार्यपालक मजिस्ट्रेट की राय में इस धारा के अधीन कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त आधार है, यानी कि सफिशिएंट रीज़न है, और तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार करना वांछनीय है। यानी कि मैटर कैसा है कि उसको तुरंत जो है कि रोकना या शीघ्र जो है कि उसका उपचार किया जाना ज़रूरी है। वह मजिस्ट्रेट ऐसे लिखित आदेश द्वारा, यानी कि जो ऐसा मजिस्ट्रेट है, कौन सा मजिस्ट्रेट? डीएम, एसडीएम या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज कोई अन्य एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है ऐसे लिखित आदेश द्वारा जिसमें मामले के तात्विक तथ्यों का कथन होगा और जिसकी तामील धारा 153 द्वारा उबंधित रीति से कराई जाएगी, यानी कि जो मैनर होगा वो सेक्शन 153 के मैनर को पूरा किया जाएगा, मतलब उसके द्वारा कराया जाएगा। किसी व्यक्ति को कार्य विशेष ना करने या अपने कब्जे की या अपने प्रबंधाधीन किसी विशिष्ट संपत्ति की कोई विशिष्ट व्यवस्था करने का निर्देश उस दशा में दे सकता है जिसमें ऐसा मजिस्ट्रेट समझता है कि ऐसे निर्देश से यह संभाव्य है या ऐसे निर्देश की यह प्रवृत्ति है कि वह विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा, क्षोभ या क्षति का या मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का, लोक प्रशांति विच्युत होने का या बलों या दंगे का निवारण हो जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि इस धारा के अधीन आदेश आपात की दशाओं में या उन दशाओं में जब परिस्थितियां ऐसी हैं कि उस व्यक्ति पर जिसके विरुद्ध वह आदेश निर्दिष्ट है सूचना की तामील सम्यक समय करने की गुंजाइश ना हो, एक पक्षीय रूप से पारित किया जा सकता है, यानी कि एक्स पार्टी ऑर्डर दिया जा सकता है। सबसेक्शन 3 कहता है कि इस धारा के अधीन आदेश किसी विशिष्ट व्यक्ति को, मतलब जो ऑर्डर दिया जा रहा है वो किसी विशिष्ट व्यक्ति को दिया जा सकता है या किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्ति को या आम जनता को जब वे किसी विशेष स्थान या क्षेत्र में जाते रहते हैं या जाएं, निर्दिष्ट किया जा सकता है। सबसेक्शन 4 कहता है कि इस धारा के अधीन कोई आदेश उस आदेश के दिए जाने की तारीख से 2 मास से आगे प्रवर्त ना रहेगा, यानी कि जैसा भी ऑर्डर 163 के तहत कोई ऑर्डर दिया गया है उसको जो है 2 मास से आगे जो है कि इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है, परंतु बट कब कराया जा सकता है, मतलब जो पब्लिक न्यूसेंस का जो अर्जेंट मामले हैं, न्यूसेंस या आशंकित खतरे के जो अर्जेंट मामले हैं, इसका जो ऑर्डर दिया जाता है वो 2 महीने तक ही मतलब इन्फोर्स किया जा सकता है, और बट इसको एक्सटेंड कराया जा सकता है, वो हम देखते हैं अभी। परंतु यदि राज्य सरकार मानव जीवन, स्वास्थ्य या क्षेम को खतरे का निवारण करने के लिए या बलवे या किसी दंगे का निवारण करने के लिए ऐसा करना आवश्यक समझती है तो वह अधिसूचना द्वारा, यानी कि बाय द नोटिफिकेशन, यह डायरेक्शन दे सकती है कि मजिस्ट्रेट द्वारा इस धारा के अधीन किया गया कोई आदेश उतनी अतिरिक्त अवधि के लिए जितनी वह उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे प्रवर्त रहेगा, यानी कि इन्फोर्स रहेगा, किंतु वह अतिरिक्त अवधि उस तारीख से 6 माह से अधिक की ना होगी, यानी कि 6 मंथ से ज़्यादा की ना होगी, जिसकी मजिस्ट्रेट द्वारा किया गया आदेश ऐसे निर्देश के अभाव में समाप्त हो गया होता, यानी कि जो मजिस्ट्रेट ऐसा डायरेक्शन देता है उसके अभाव में समाप्त हो गया होता है। यानी कि इन शॉर्ट ये कहता है कि जो सेक्शन 163 में जो भी ऑर्डर पास किया गया है वो 2 महीने तक जो है प्रवर्त रहेगा, लेकिन जो है कि उसे 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है यदि स्टेट गवर्नमेंट चाहे तब।
सबसेक्शन 5 कहता है कोई मजिस्ट्रेट या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर किसी ऐसे आदेश को विखंडित या परिवर्तित कर सकता है जो स्वयं उसने या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट ने या उसके पद पूर्ववर्ती ने इस धारा के अधीन दिया है। यानी कि कोई भी मजिस्ट्रेट या तो अपने जो है कि ओन मोशन से यानी कि स्वप्रेरणा से या किसी जो व्यथित व्यक्ति है उसके एप्लीकेशन से आवेदन पर ऐसे आदेश को जो ऐसा ऑर्डर दिया गया है उसको विखंडित या उसको परिवर्तित कर सकता है जो स्वयं उसने या तो ऐसा ऑर्डर जो है उसने खुद ने दिया हो या उसके अधीनस्थ किसी मजिस्ट्रेट ने दिया हो या उसके पद पूर्ववर्ती यानी कि उसके पहले किसी मजिस्ट्रेट ने ऐसा कोई ऑर्डर दिया है। तो ऐसे ऑर्डर को जो है विखंडित या परिवर्तित किया जा सकता है बाय द मजिस्ट्रेट। सबसेक्शन 6 कहता है कि राज्य सरकार उपधारा 4 के परंतु के अधीन अपने द्वारा किए गए किसी आदेश को या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर विखंडित या परिवर्तित कर सकती है। यानी कि वही सबसेक्शन 5 वाली ही जो है कि सबसेक्शन 6 में रिपीट किया गया है। सबसेक्शन 7 कहता है कि जहां उपधारा 5 या उपधारा 6 के अधीन आवेदन प्राप्त होता है यानी कि कोई भी एप्लीकेशन जो सबसेक्शन 5 या सबसेक्शन 6 के तहत कोई एप्लीकेशन प्राप्त होता है वहाँ यथास्थिति मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदक को या तो स्वयं या अधिवक्ता द्वारा उसके समक्ष हाजिर होने और आदेश के विरुद्ध कारण दर्शित करने का शीघ्र अवसर देगी और यदि यथास्थिति मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार आवेदन को पूर्णतः या अंशतः नामंजूर कर दे तो वह ऐसा करने के अपने कारण को लेखबद्ध करेगी। यानी कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जो है ऐसा जो ऑर्डर दिया गया है यानी कि जो ऑर्डर है उसको मना करता है नामंजूर करता है तो उसके रीजंस को बताना पड़ेगा। ये था हमारा सेक्शन 163। अब हम देखते हैं 164 कहता है कि इमूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग यदि कोई डिस्प्यूट होता है तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा। डिस्प्यूट्स एज टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये मेंस में यूपी जुडिशरी में मेंस में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है। सेक्शन 164 कहता है कि जहां भूमि या जल से संबंध विवादों से परिशांति भंग होना संभाव्य हो वहां पर क्या प्रक्रिया होगी। यानी कि 164 कहता है कि द प्रोसीजर वेयर डिस्प्यूट कंसर्निंग लैंड, यानी कि कोई भी डिस्प्यूट है जो कि कंसर्न करता है किससे, लैंड है और वाटर से वो कंसर्न है, इज लाइकली टू कोज उससे क्या कारण बनता है, उससे ब्रीच ऑफ पीस यानी कि शांति को भंग किया जा रहा है। सबसेक्शन 1 कहता है जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का यानी कि किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का या पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से या अन्य इत्तला पर समाधान हो जाता है। यानी कि किसके थ्रू समाधान हो जाता है, या तो किसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से या फिर किसी पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या फिर अन्य कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे कि यह समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय अधिकारिता के भीतर यानी कि उसकी लोकल जुडिक्शन के भीतर किसी भूमि या जल या उसकी सीमाओं से संबंध ऐसा विवाद विद्यमान है, यानी कि ऐसा कोई डिस्प्यूट विद्यमान है जिससे परिशांति भंग होना संभव है, यानी कि जिससे कि पब्लिक जो है पीस ब्रीच हो सकता है ना, जिससे परेशानी भंग होना संभाव्य है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए और ऐसे विवाद से संबंध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश देगा यानी कि रिटर्न में ऑर्डर देगा कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या अधिवक्ता द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हो, यानी कि उसकी कोर्ट में या तो हाजिर हो और विवाद की विषय वस्तु पर वास्तविक कब्जे के तथ्य के बारे में अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करें, यानी कि जो भी जिसके अपने अपने दावे हैं उसको रिटर्न में कोर्ट के सामने पेश करें। सबसेक्शन 2 कहता है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए यानी कि सेक्शन 164 के पर्पस के लिए भूमि या जल पद के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो इसके अंतर्गत जो है भवन, बाजार, मीन क्षेत्र, फसलें, भूमि की अन्य उपज और ऐसी किसी संपत्ति के भाटक या लाभ भी है, यानी कि किसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है कोई रेंट है या कोई बेनिफिट है वो भी प्रॉपर्टी के तहत ही माने जाएंगे, यानी कि भूमि या जल के अंतर्गत ही मानी जाएंगी ये भी चीज़ें। सबसेक्शन 3 कहता है इस आदेश की एक प्रति की तामील, यानी कि जो ऐसा ऑर्डर दिया गया है 164 के तहत उसकी जो ऑर्डर की कॉपी है उसकी तामील इस संहिता द्वारा समनों की तामील के लिए जो समन का जो प्रोसेस है समन की तामील के लिए उपबंधित रीति से
ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों पर की जाएगी जिन्हें मजिस्ट्रेट निर्देश करे, यानी कि जिन्हें जो है मजिस्ट्रेट ऐसा डायरेक्शन दे, और कम से कम एक प्रति विवाद की विषय वस्तु पर या उसके निकट किसी सहदृश्य स्थान पर लगाकर प्रकाशित की जाएगी। यानी कि जो डिस्प्यूटेड जो प्रॉपर्टी है, मतलब जहाँ पर विवाद हो रहा है, तो ऐसे जो प्रॉपर्टी है उसके निकट किसी जो सहज दृश्य स्थान पर, वहाँ पर ऐसे जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसके बारे में जो है वो पब्लिश किया जाएगा। सबसेक्शन 4 कहता है कि मजिस्ट्रेट तब विवाद की विषय वस्तु को पक्षकारों में से किसी के भी कब्जे में रखने के अधिकार के गुणागुण या दावे के प्रति निर्देश किए बिना उन कथनों का जो ऐसे पेश किए गए हैं परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा और ऐसा सभी साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया जाए, और ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो लेना जैसा वह आवश्यक समझे, और यदि संभव हो तो वह विनिश्चित करेगा, यानी कि डिसाइड करेगा कि क्या उन पक्षकारों में से कोई उपधारा फर्स्ट के अधीन उसके द्वारा किए गए आदेश की तारीख पर विवाद की विषय वस्तु पर कब्जा रखता था, और यदि रखता था तो वह कौन सा पक्षकार था। यानी कि जब सबसेक्शन 4 के तहत ये कहा गया है कि जब विवाद की जो विषय वस्तु है और वो किस व्यक्ति के कब्जे में है, तो ये जो है मजिस्ट्रेट जो है इसमें जो है कि जो पार्टीज़ हैं पार्टीज़ को सुनेगा, उससे एविडेंस लिया जाएगा, और जो भी एविडेंसेस दिए जा रहे हैं उसके बाद जो है कि ये डिसाइड होगा कि इस जो पर्टिकुलर जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उस पर किसका कब्जा है, अभी किसका कब्जा है और पहले जो है किसका कब्जा था, तो इस चीज़ को डिसाइड करेगा। परंतु प्रोवाइजो में कहा गया है, परंतु यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि कोई पक्षकार उस तारीख के जिसको पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट या अन्य इत्तला मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई ठीक पूर्व 2 मास के अंदर या उस तारीख के पश्चात और उपधारा फर्स्ट के अधीन उसके आदेश की तारीख के पूर्व बलात् और सदोष रूप से बेकब्जा किया गया है, तो वह यह मान सकेगा कि उस प्रकार बेकब्जा किया गया पक्षकार उस उपधारा फर्स्ट के अधीन उसके आदेश की तारीख को कब्जा रखता था। यानी कि प्रोवाइजो ये बात करता है कि यदि मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि जब ऐसा कोई मतलब जो पुलिस ऑफिसर्स है उसके पास कोई रिपोर्ट गई है या फिर जो मजिस्ट्रेट के पास जब इन्फॉर्मेशन आई थी तब उससे 2 महीने पहले जो है कि किसी व्यक्ति को बेकब्जा किया गया था, यानी कि उस प्रॉपर्टी पर उस व्यक्ति का कब्जा था और उस कब्जे से उस व्यक्ति को हटा दिया गया है, तो यहाँ पर जो है कि मजिस्ट्रेट ये समझेगा कि ऐसा जो बेकब्जा किया गया व्यक्ति है जो है कि वही उस प्रॉपर्टी पर जो है कब्जा रखता था। सबसेक्शन 5 कहता है इस धारा की कोई बात, यानी सेक्शन 164 की कोई बात हाजिर होने के लिए ऐसे अपेक्षित किसी पक्षकार को या किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को यह दर्शित करने से नहीं रोकेगी, यानी कि यह जो है कि दर्शित करने से नहीं रोकेगी कि कोई पूर्वोक्त प्रकार का विवाद वर्तमान नहीं है या नहीं रहा है, और ऐसी दशा में मजिस्ट्रेट अपने उक्त आदेश को रद्द कर देगा और उस पर आगे की सब कार्रवाइयाँ रोक दी जाएगी, किंतु उपधारा फर्स्ट के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्द करने के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। यानी कि मतलब सबसेक्शन 5 ये कहता है कि इस धारा की कोई बात, मतलब यदि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उससे जो है उससे पहले भी उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई पहले भी कोई डिस्प्यूट था या अभी है, वर्तमान में भी है या फिर पहले रहा हो, तो उस कंडीशन उसको भी कंसीडर किया जाएगा, और जो है कि मजिस्ट्रेट जो है ऐसे आदेश को मतलब यदि वहाँ पर कोई पार्टी जो है प्रूफ कर देती है कि ये जो है कि पहले भी ये डिस्प्यूटेड से रिलेटेड था, तो फिर ऐसा ऑर्डर दिया जा सकता है। मजिस्ट्रेट जो है कि ऐसे ऑर्डर को कैंसिल कर सकता है, जो अभी मतलब ऑर्डर दिया गया है उसको कैंसिल किया जा सकता है, और आगे की जब सब प्रोसीडिंग्स जो होंगी उसको रोक दी जाएगी, किंतु धारा फर्स्ट के अधीन मजिस्ट्रेट का आदेश ऐसे रद्द करने के अधीन रहते हुए अंतिम होगा। और यदि ऐसा कोई कैंसिलेशन मजिस्ट्रेट के थ्रू किया जा रहा है तो ऐसा जो ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा। इन शॉर्ट ये कहता है कि यदि कोई डिस्प्यूटेड जो प्रॉपर्टी है और यहाँ पर कोई पार्टीज़ ये जो है कि साबित कर देती है कि ये जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है इसमें पहले से भी कोई विवाद था या भी है, तो अभी जो कोई मजिस्ट्रेट ने कोई किसी ऑर्डर को दिया है तो उसको कैंसिल कर देगा, और जो कैंसिल का जो ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा, ये बात कर रहा है। सबसेक्शन 6 का ये कहता है यदि मजिस्ट्रेट यह विनिश्चित करता है कि पक्षकारों में से एक का उक्त विषय वस्तु का विवाद पर ऐसा कब्जा था या उपधारा 4 के परंतु के अधीन ऐसा कब्जा माना जाना चाहिए, यानी कि ऐसा जो पोजीशन है वो माना जाना चाहिए, तो यह घोषणा करने वाला कि ऐसा पक्षकार उस पर तब तक कब्जा रखने का हकदार है, यानी कि ऐसा जो व्यक्ति है उस प्रॉपर्टी पर जब तक कब्जा रखने का हकदार है जब तक उसे विधि के सम्यक अनुक्रम में बेदखल ना कर दिया जाए, यानी कि किसी व्यक्ति को जब तक कि उसे बेदखल ना कर दिया जाए उस डिस्प्यूटेड जो प्रॉपर्टी होगा उस पर कब्जा रखने का अधिकार होगा, और यह निषेध
करने वाला की जब तक ऐसी बेदखली ना कर दी जाए तब तक ऐसे कब्जे में कोई विघ्न ना डाला जाए, यानी कि जब तक उस व्यक्ति जो है उसको बेदखल नहीं कर दिया जाता है तब तक ऐसी जो प्रॉपर्टी है उसमें जो है कि उसको रहने पर कोई विघ्न ना डाला जाए, और यह फिर आदेश जारी करेगा। और जब वह उपधारा 4 के परंतु के अधीन कार्यवाही, यानी कि सबसेक्शन जो 4 है, 4 का प्रोवाइजो क्या कहता है कि 2 महीने तक जो है कि किसी व्यक्ति ने जो ऐसा मैटर जो है कोर्ट के सामने जो आया है मैटर, वो पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या कोई अदर इन्फॉर्मेशन पर, जहाँ पर उस जो पर्टिकुलर डिस्प्यूटेड जो प्रॉपर्टी है उसके जो है ऐसा जो रिपोर्ट आई है उससे पहले 2 महीने पहले कोई व्यक्ति रहता था तो उस व्यक्ति का ही वो कब्जा माना जाता है। तो वही बात करता है कि जब वह उपधारा 4 के परंतु के अधीन कार्रवाई करता है तब वह उस पक्षकार को जो बलात् और सदोष बेकब्जा किया गया है कब्जा लौटा सकता है, यानी कि किसी व्यक्ति को जो कि ऐसी जो FIR है वो उसे 2 महीने पहले कोई व्यक्ति उस पर रहता था और उसको जो है कि हटा दिया गया है वहाँ से, तो ऐसे व्यक्ति को कब्जा दिलाया जाएगा। ख पॉइंट इसका कहता है कि उस उपधारा के अधीन दिया गया आदेश उपधारा 3 में अभिकथित रीति से तामील और प्रकाशित किया जाएगा, यानी कि जो समन का प्रोसीजर होगा वो उस रीति से तामील और पब्लिश किया जाएगा। सबसेक्शन 7 कहता है जब किसी ऐसी कार्रवाई के पक्षकार की मृत्यु हो जाती है, यानी कि जब जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसकी जो प्रोसीडिंग के पार्टीज़ है उसकी डेथ हो जाती है, तब मजिस्ट्रेट मृत पक्षकार के विधिक प्रतिनिधि को, यानी कि जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनको कार्रवाई का पक्षकार बनवा सकेगा और फिर जांच चालू रखेगा। यानी कि किसी पार्टीज़ की डेथ हो जाती है तो जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या जिसका कोई इंटरेस्ट है तो ऐसे व्यक्ति को जो है कि उसका पक्षकार बनवा सकेगा, मतलब मजिस्ट्रेट जो है कि ऐसे पार्टीज़ बनवा सकेगा और फिर उसके बाद जो है ऐसी जांच जो है जो इंक्वायरी है वो चालू रखेगा। और यदि इस बारे में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि मृत पक्षकार का ऐसी कार्रवाई के प्रयोजन के लिए विधिक प्रतिनिधि कौन है, यानी कि ये मैटर डिस्प्यूट हो जाता है कि ऐसा जो व्यक्ति है जो डिसीज पर्सन है, यानी कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो मृत पक्षकार का प्रतिनिधि होने का दावा करने वाले सब व्यक्तियों को उस कार्रवाई का पक्षकार बना लिया जाएगा। यानी कि जहाँ पर ये डिस्प्यूटेड है कि मतलब ये नहीं पता चल पा रहा है कि उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो ऐसी कंडीशन में जो भी व्यक्ति उस मृत पक्षकार का प्रतिनिधि का दावा करते हैं ना, तो उन सभी पक्षकारों को उन सभी को जो है कि ऐसी कार्रवाई का पक्षकार बना लिया जाएगा। ये बात करता है सबसेक्शन 7। सबसेक्शन 8 कहता है यदि मजिस्ट्रेट की यह राय है कि उस संपत्ति की जो इस धारा के अधीन उसके समक्ष लंबित कार्रवाई में विवाद की विषय वस्तु यानी डिस्प्यूटेड है जो प्रॉपर्टी है, कोई फसल या अन्य उपज शीघ्रतया और प्रकृतिया क्षयशील है, तो वह ऐसी संपत्ति की उचित अभिरक्षा या विक्रय के लिए आदेश दे सकता है। यानी कि जब मजिस्ट्रेट के पास जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी जो है ऐसी है, यानी कि कोई फसल है या फिर कोई पेरिशेबल नेचर की, मतलब जो जल्दी ख़राब हो सकती है, ऐसी कोई कंडीशन में कोई प्रॉपर्टी है, तो फिर ऐसी संपत्ति को जो है ऐसा जो मजिस्ट्रेट होगा वो क्या करेगा, उसको कस्टडी में रखेगा या फिर उसको सेल करने का ऑर्डर दिया जा सकता है। और जांच के समाप्त होने पर ऐसी संपत्ति के या उसके विक्रय के आगमों के वयन के लिए ऐसा आदेश दे सकता है जो वह ठीक समझे, और जो है सेल करने के लिए ऐसा कोई ऑर्डर दिया जा सकता है जैसा भी मजिस्ट्रेट को ठीक लगे। सबसेक्शन 9 कहता है कि यदि मजिस्ट्रेट ठीक समझे तो वह इस धारा के अधीन कार्रवाई के किसी प्रक्रम में यानी कि किसी भी स्टेज में पक्षकारों में से किसी के आवेदन पर किसी साक्षी के नाम, किसी भी जो साक्षी है जो विटनेस है उसके नाम सम्मान या निर्देश देते हुए जारी कर सकता है कि वह हाजिर हो या कोई दस्तावेज या चीज़ पेश करे। यानी कि मजिस्ट्रेट को जो है जब ये ठीक समझता है और जो प्रोसीडिंग है उसके किसी भी स्टेज में पक्षकार किसी भी पार्टीज़ की एप्लीकेशन पर यदि किसी विटनेस को समन किया जाना है या फिर उस व्यक्ति जो विटनेस है उसको डॉक्यूमेंट्स या कोई चीज़ पेश करनी है, तो फिर ऐसी जो है कि ऐसे व्यक्ति को ऐसा जो विटनेस है उसको समन किया जाएगा। सबसेक्शन 10 कहता है कि इस धारा की कोई बात, किसकी, 164 की कोई बात धारा 126 के अधीन कार्रवाई करने की मजिस्ट्रेट की शक्तियों का अल्पीकरण करने वाली ना समझी जाएगी। सेक्शन 165 कहता है कि जैसे विवाद की विषय वस्तु को जो डिस्प्यूटेड मैटर्स था, जो हमारा सेक्शन 164 में जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी था उसको क्या करना है, यहाँ पर हमें अटैच करना है, कुर्क करने की और रिसीवर नियुक्त करने की शक्ति, यानी कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को अटैच किया जाना है और उसके लिए रिसीवर अपॉइंट करने की पावर है। किसको, मजिस्ट्रेट को पावर है। सबसेक्शन 1 कहता है यदि धारा 164 की उपधारा 1 के अधीन आदेश करने के पश्चात यानी कि 164 के तहत कोई ऐसा ऑर्डर दिया गया है, उसके बाद किसी समय मजिस्ट्रेट मामले को
आपत्तिक समझता है और यदि वह विनिश्चय करता है कि पक्षकारों में से किसी का धारा 164 में यथा निर्दिष्ट कब्जा उस समय नहीं था, यानी 164 के तहत मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि जब ऐसी जो कार्रवाई स्टार्ट हुई थी या जो एफआईआर वगैरह लाया गया था, तो उस समय जो है कि किसी का कब्ज़ा नहीं था, और यदि वह अपना समाधान नहीं कर पाता है कि उस समय उनमें से किसका ऐसा कब्जा विवाद की विषय वस्तु पर था, यानी कि ये चीज़ नहीं पता चल पा रही कि ऐसे डिस्प्यूटेड मैटर पर किसका कब्जा था, तो वह विवाद की विषय वस्तु को तब तक के लिए कुर्क कर सकता है, यानी कि तब तक के लिए अटैच कर सकता है जब तक कि कोई सक्षम न्यायालय, कोई कॉम्पिटेंट कोर्ट जो है उसके कब्जे का हकदार व्यक्ति होने के बारे में उसके पक्षकारों के अधिकारों का अवधारण नहीं कर देता है। यानी 165 ये कहता है कि जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसको अटैच किया जाना है और उसके लिए रिसीवर अपॉइंट किया जाना है। और सबसेक्शन फर्स्ट ये कहता है कि जहाँ पर 164 के तहत मजिस्ट्रेट जो है जांच करता है और उसको ये नहीं पता चल पाता है कि ऐसे डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी पर किसका कब्जा था, तब उस ऐसी प्रॉपर्टी को क्या किया जाएगा, ऐसे प्रॉपर्टी को न्यायालय जो है कि अपने कब्जे में रख सकता है, मतलब उसको जो है कि अटैच कर सकता है। और तब तक किया जा सकता है अटैच, तो जब तक कि ऐसे जो अधिकार हैं उनका अवधारण नहीं कर दिया जाता, यानी कि किस व्यक्ति का ऐसी जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है उसका किस पर उस संपत्ति पर किसका कब्जा है, जब तक ये डिसाइड नहीं हो जाता है तब तक ऐसी संपत्ति को अटैच किया जाएगा, यानी कि कुर्क किया जाएगा। परंतु यदि मजिस्ट्रेट का समाधान हो जाता है कि विवाद की विषय वस्तु के बारे में परिशांति भंग होने की कोई संभावना नहीं रही है, यानी कि ऐसी डिस्प्यूटेड जो प्रॉपर्टी है उससे कोई ब्रीच जो है कि ब्रीच नहीं होगा, यानी कि परिशांति भंग होने की कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, तो वह किसी भी समय कुर्की वापस लिख सकता है, तो फिर ऐसी प्रॉपर्टी को अटैच जो किया गया है प्रॉपर्टी उसको वापस ली जा सकती है। सबसेक्शन 2 कहता है जब मजिस्ट्रेट विवाद की विषय वस्तु को कुर्क करता है, यानी कि जब कोई मजिस्ट्रेट जो है जो डिस्प्यूटेड मैटर हो उसको अटैच करता है और यदि विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त नहीं किया गया, यानी कि जो रिसीवर अपॉइंट किया जाना है वो सिविल कोर्ट के थ्रू अपॉइंट किया जाना है और सिविल कोर्ट के द्वारा जो है किसी अपॉइंट नहीं किया गया है, तो वह उसके लिए ऐसा इंतजाम कर सकता है जो वह उस संपत्ति की देखभाल के लिए उचित समझता है, और यदि ठीक समझता है तो उसके लिए रिसीवर नियुक्त कर सकता है, जिसको मजिस्ट्रेट के नियंत्रण के अधीन रहते हुए वे सब शक्तियाँ प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन रिसीवर की होती है। यानी कि सबसेक्शन 2 ये बात करता है कि प्रॉपर्टी को अटैच जब किया जा रहा है तो वहाँ पर रिसीवर को अपॉइंट किया जा सकेगा सीपीसी के तहत। और परंतु प्रोवाइजो में कहता है परंतु यदि विवाद की विषय वस्तु के संबंध में कोई रिसीवर किसी सिविल न्यायालय द्वारा बाद में नियुक्त कर दिया जाता है तो मजिस्ट्रेट, यानी कि बाद में उस समय जब डिस्प्यूटेड मैटर था वहाँ पर जो है कि किसी सिविल न्यायालय द्वारा किसी रिसीवर को अपॉइंट नहीं किया गया था, तब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, और बाद में ऐसे रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, तो मजिस्ट्रेट जो है अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को आदेश देगा, यानी कि जो ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा जो नियुक्त किया गया रिसीवर है उसको ऐसा ऑर्डर देगा कि वह विवाद की विषय वस्तु का कब्जा जो है सिविल न्यायालय द्वारा नियुक्त रिसीवर को दे और तत्पश्चात वह अपने द्वारा नियुक्त रिसीवर को डिस्चार्ज कर देगा, यानी कि उन्मोचित कर देगा। ख पॉइंट कहता है कि ऐसे अन्य अनुसांगिक या परिणामिक आदेश दे सकता है जो न्यायसंगत हो, यानी कि उससे रिलेटेड कोई भी जो है कि न्यायसंगत कोई ऑर्डर हो तो ऐसा ऑर्डर भी न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। 166 कहता है जहां भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंधित विवाद, यानी कि जहां भूमि और लैंड और वाटर के उपयोग यानी कि किसका यूज़ किया जाना है उसके राइट से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है उसकी बात करता है 166। फर्स्ट सबसेक्शन कहता है कि जब किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट का यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट से, यानी कि पुलिस ऑफिसर्स की रिपोर्ट से या अदर कोई इन्फॉर्मेशन से अन्य इतला पर समाधान हो जाता है कि उसकी स्थानीय जांच अधिकारिता के भीतर, यानी कि जो लोकल जुडिक्शन है उसके भीतर किसी भूमि या जल के उपयोग के किसी अभिकथित अधिकार के बारे में, चाहे ऐसे अधिकार का दावा सुखाचार के रूप में यानी कि ईजमेंट के रूप में किया गया हो या अन्यथा विवाद जो है वर्तमान यानी कि जो डिस्प्यूट है वो एग्जिस्टेंस में है जिससे परिशांति भंग होनी संभाव्य, जिससे कि पॉसिबिलिटीज़ है कि परिशांति भंग हो सकती है, तब वह अपना ऐसा समाधान होने के आधारों का कथन करते हुए विवाद से संबंध पक्षकारों से यह अपेक्षा करते हुए लिखित आदेश दे सकता है कि वे विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर स्वयं या अधिवक्ता द्वारा उसके न्यायालय में हाजिर हो और अपने अपने दावों का लिखित कथन पेश करें। यानी कि जहां पर सेक्शन 166 का कोई मैटर है, 166 में क्या कहता है कि भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से संबंध कोई डिस्प्यूट है और वहां पर जो है ये मतलब जो डिस्प्यूट है वो वर्तमान में है और जिससे ये पॉसिबिलिटीज़ है कि परिशांति भंग हो सकती है, तब जो है मजिस्ट्रेट द्वारा, कौन सा मजिस्ट्रेट, जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है,
एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा ऐसे जो है एक रिटन में ऑर्डर दिया जाएगा और उसमें एक स्पेसिफिक टाइम दिया जाएगा, टाइम और जो है कि डेट मेंशन की जाएगी और ऐसे व्यक्ति को या फिर जो उनके एडवोकेट द्वारा जो है न्यायालय में हाजिर होने के लिए जो है कि ऑर्डर दिया जाएगा। और ऐसा जो ऑर्डर दिया गया है वो जो अपने दावों को, जो भी उनका क्लेम है, उसको रिटन में उन्हें फाइल करना पड़ेगा। ये बात करता है सेक्शन 166। एक्सप्लेनेशन में बात करी गई है कि इस उपधारा के प्रयोजन के लिए भूमि या जल का पद वही अर्थ होगा जो धारा 164 की उपधारा 2 में किया, यानी कि 164 के सबसेक्शन 2 में जो बात बता रखी है भूमि या जल के रिगार्डिंग जो डेफिनेशन दिया हुआ है वही होगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि मजिस्ट्रेट तब इस प्रकार पेश किए गए कथनों का परिशीलन करेगा, पक्षकारों को सुनेगा, यानी कि जो पार्टीज है उनको सुनेगा, ऐसा सब साक्ष्य लेगा जो उनके द्वारा पेश किया जाए और ऐसे साक्ष्य के प्रभाव पर विचार करेगा, ऐसा अतिरिक्त साक्ष्य यदि कोई हो लेगा जो वह आवश्यक समझे और यदि संभव हो तो विनिश्चय करेगा, यानी डिसाइड करेगा कि क्या ऐसा अधिकार वर्तमान है और ऐसी जांच के मामले में धारा 164 के उपबंध यथाशक्य लागू होंगे। यानी कि सेक्शन 166 ये बात करता है कि लैंड या जो है कि वाटर से डिस्प्यूटेड कोई मैटर है तो वहाँ पर जो है कि मजिस्ट्रेट द्वारा ऑर्डर दिया जाएगा कि वो एक पर्टिकुलर समय और डेट पर जो है कि न्यायालय में हाजिर हो। और जब ऐसे व्यक्ति जो है न्यायालय में हाजिर होते हैं तब मजिस्ट्रेट द्वारा जो है पार्टीज़ को सुना जाएगा और जो भी एविडेंसेस हैं वो जो है कि लिए जाएंगे, जैसा कि सेक्शन 164 के प्रोविजंस के थ्रू लागू होते हैं। सब सेक्शन 3 कहता है यदि उस मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत होता है कि ऐसे अधिकार वर्तमान है, यानी कि जो डिस्प्यूट है वो अभी वर्तमान में है, तो वह ऐसे अधिकार के प्रयोग में किसी भी हस्तक्षेप का प्रतिषेध करने, यानी कि किसी भी इंटरफेरेंस को मना कर सकता है, प्रतिषेध करने और यथोचित मामले में और ऐसे किसी अधिकार के प्रयोग में किसी बाधा को हटाने का भी आदेश दे सकता है। यानी कि ऐसे जो कोई बाधा है, मतलब कोई ऐसा ऑर्डर दिया जा सकता है जिससे उस बाधा को हटाया जा सकता है। प्रोवाइजो में कहता है परंतु जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग वर्ष में हर समय किया जा सकता है, यानी कि ऐसा कोई राइट है उस लैंड से या उस वाटर पर, ऐसा कोई राइट है जिसका प्रयोग जो है हर समय किया जा सकता है, वहाँ जब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग उपधारा 1 के अधीन पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट पर या तो पुलिस ऑफिसर्स की रिपोर्ट पर या अन्य इन्फॉर्मेशन पर जिसके परिणामस्वरूप जाँच संसित की गई है प्राप्ति के ठीक पहले 3 मास के अंदर नहीं किया गया, यानी कि विद इन 3 मंथ के अंदर नहीं किया गया है, या जहां ऐसे अधिकार का प्रयोग विशिष्ट मौसमों में, यानी विशिष्ट मौसमों में विशिष्ट अवसरों पर ही किया जा सकता है, वहाँ जब तक ऐसे अधिकार का प्रयोग ऐसी प्राप्ति के पूर्व के और ऐसे मौसमों में से अंतिम मौसम के दौरान या ऐसे अवसरों पर से अंतिम अवसर पर नहीं किया गया है, ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाए, यानी कि ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया जाएगा। सबसेक्शन 4 कहता है जब धारा 164 की उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को यह मालूम पड़ता है, यानी कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को यह मालूम पड़ता है कि विवाद जो है भूमि या जल के उपयोग के किसी अभिकथित अधिकार के बारे में है, तो वह अपने कारण अभिलिखित करने के पश्चात, यानी कि जब किसी भी मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि धारा 164 की सबसेक्शन 1 के तहत जो है भूमि या जल के यूज़ करने के अधिकार से है, तो फिर ऐसा जो मजिस्ट्रेट होगा वो अपने रीज़न को रिकॉर्ड करेगा, यानी कि कारण अभिलिखित करने के पश्चात कार्रवाई को ऐसे चालू रख सकता है मानो वह उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई हो, यानी कि ऐसे चालू रखा जाएगा मानो कि वो सबसेक्शन 1 के तहत चालू की गई हो। और जब उपधारा 1 के अधीन प्रारंभ की गई किसी कार्यवाही में मजिस्ट्रेट को यह मालूम पड़ता है कि विवाद के संबंध में धारा 164 के अधीन कार्रवाई की जानी, यानी कि 164 के तहत कोई प्रोसीडिंग की जानी है, तो वहाँ अपने कारण को अभिलिखित करने के पश्चात कार्रवाई को ऐसे चालू रख सकता है मानो वह धारा 164 की उपधारा 1 के दिन प्रारंभ की गई है, मानो कि 164 के तहत जो है चालू रखी गई है, ऐसे ही प्रोसीडिंग को वो प्रारंभ करेगा। सेक्शन 167 कहता है लोकल इंक्वायरी की बात करता है। लोकल इंक्वायरी यानी कि स्थानीय जांच। सबसेक्शन 1 कहता है जब कभी धारा 164 या धारा 165 या धारा 166 के प्रयोजन के लिए, यानी कि इनके पर्पस के लिए स्थानीय जांच आवश्यक हो, यानी कि लोकल जो इंक्वायरी है वो ज़रूरी है, तब कोई जिला मजिस्ट्रेट यानी कि डीएम या एसडीएम या अपने अधीनस्थ किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को जांच करने के लिए प्रतिनियुक्त कर सकता है, यानी कि कोई भी डीएम हो या एसडीएम हो अपने जो सबॉर्डिनेट हैं किसी मजिस्ट्रेट को ऐसी इंक्वायरी करने के लिए क्या कर सकते हैं,
प्रतिनियुक्त कर सकते हैं और उसे ऐसे लिखित अनुदेश दे सकते हैं, यानी कि रिटर्न में ऑर्डर दिया जा सकता है जो उसके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक प्रतीत हो, और घोषित कर सकता है और ये डिक्लेयर कर सकता है कि जांच के सब आवश्यक व्यय और उसका कोई भाग जिसके द्वारा दिया जाएगा, कि किसके द्वारा दिया जाएगा, यानी कि जो ऐसी प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई है उसका जो खर्चे हैं वो किसके द्वारा दिया जाएगा, ऐसा डिसाइड किया जाएगा। सबसेक्शन 2 कहता है कि ऐसे प्रतिनियुक्त व्यक्ति की रिपोर्ट को मामले में साक्ष्य के रूप में पढ़ा जा सकता है, यानी कि जिस व्यक्ति को प्रतिनियुक्त किया गया है उसके द्वारा कोई जो रिपोर्ट दी जाती है वो एज अ एविडेंस लिया जाएगा। सबसेक्शन 3 कहता है कि जब धारा 164, 165 या 166 के अधीन कार्रवाई के किसी पक्षकार द्वारा कोई खर्च किए गए, यानी कि इन सेक्शन के तहत कोई खर्च किया गया है, तब विनिश्चय करने वाला मजिस्ट्रेट यह निर्देश दे सकता है कि ऐसे खर्च किसके द्वारा दिए जाएंगे। तो मजिस्ट्रेट जो है ये डायरेक्शन दे सकता है कि ऐसे जो खर्चे हैं वो किसके द्वारा दिए जाएंगे, और ऐसे पक्षकार द्वारा दिए जाएंगे या कार्रवाई के किसी अन्य पक्षकार द्वारा, और पूरे के पूरे दिए जाएंगे या भाग या अनुपात में, और ऐसे खर्चों के अंतर्गत साक्षियों और अधिवक्ताओं के फीस के बारे में वे भी हो सकते हैं जिन्हें न्यायालय उचित समझे। यानी कि सबसेक्शन 3 ये कहता है कि 164, 165, 166 के तहत जो खर्चे किए गए हैं वो जो है किस पार्टी के थ्रू दिया जाना है, और ऐसी जो पार्टी है वो पूरा का पूरा पेमेंट वही करेगा, या फिर कोई जो है कि भाग, कोई अनुपात, कोई रेशियो डिसाइड होगा कि दोनों ही पक्षकार जो है कि ऐसी जो है खर्चों को दें, या फिर ऐसे खर्चे जो हैं जो एविडेंसेस को बुलाने, मतलब जो साक्षी हैं उनको बुलाने में, या अधिकतर जो एडवोकेट हैं उनकी फ़ीस के बारे में जो भी खर्चे हुए हों तो वो किस पार्टी के थ्रू दिया जाएगा, ये जो है मजिस्ट्रेट द्वारा डिसाइड किया जाएगा 167 के सबसेक्शन 3 में। आपको अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।